कृष्णापुर में मोनिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो जन्म से ही काली और बिना बालों वाली थी और देखने में बहुत अजीब लगती थी। मोनिका इस बात का सुबह से लेकर जब वो उठती थी और रात तक जब वो सोती थी मलाल करती थी। उसके लिए उसके माता पिता कई क्रीम और तेल भी लाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मोनिका बहुत उदास होकर स्कूल से घर आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। प्लीज मुझे कल से स्कूल जाने के लिए मत कहना। क्या हुआ मोनिका, तू इस तरह क्यों कह रही है? और क्या कहूँ माँ, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे अब और सहन नहीं होता। स्कूल में सब पढ़ाई नहीं करते, बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, टीचर की भी नहीं सुनते। उसने भारी मन से अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने उसका दर्द समझा और बोली, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन अब तो तुम्हें आदत हो चुकी है ना, और अगर तुम स्कूल जाना बंद कर दोगी तो घर पर क्या करोगी? मैंने तुम्हारे पापा से एक और अच्छा तेल लाने के लिए कहा है, तुम चिंता मत करो, ठीक है? अब तक कितने तेल तो लगा चुकी हूँ मैं माँ, कहाँ कुछ फर्क पड़ा। मुझे नहीं लगता कि मैं और बच्चों की तरह होंगी कभी। सिर्फ कि वो चिढ़ाते हैं, अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करो, ठीक है ना? हाँ अच्छा माँ, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ, उनके साथ खेलूंगी। इतना कहकर वो बाहर चली गई। उसके दोस्त थे पौधे। स्कूल और आसपास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसने प्रकृति से दोस्ती कर ली थी और अपने पौधों के साथ ही रहती थी। वो रोज अपने उगाए पौधों के पास जाती थी और उन्हें पानी देकर अपनी परेशानी और मुश्किलें बताती थी। सॉरी दोस्तों, आज देर हो गई क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स माँ को बता रही थी, जो कि रोज की है। इस तरह वो काफी देर तक पौधों से बात करती रही और फिर कुएं से पानी निकालकर उनमें डाला और कहने लगी, सच कहूँ तो तुम ही मेरे सच्ची दोस्त हो। जब मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो तुम ताजी हवा से मेरा स्वागत करते हो और जो कुछ भी तुमसे कहती हूँ बड़े ध्यान से सुनते हो, धीरे धीरे सिर हिलाते हो। तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। इस तरह वो अपने पौधों के साथ खेलकर वापस घर चली गई। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन वो स्कूल जा रही थी कि कुछ बदमाश लड़कियों ने उसे देख लिया और कहने लगी, अरे ब्लैक हेड आ रही है, उधर देखो तो। अरे अभी तो स्कूल का प्रोग्राम देखने चलना है, बाद में इसके मजे लेंगे, ठीक है ना? चलो चलो। उन्होंने उसे इस तरह से नीचा दिखाया। मोनिका सब कुछ चुपचाप सुनते हुए स्कूल पहुंची। अंदर ही अंदर वो बहुत आहत थी। शाम को जब वो घर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक नया पौधा दिखा। अरे, इस पौधे को मैं अपने और दोस्तों के साथ लगाऊंगी, यहाँ रहेगा तो कोई तोड़कर मार देगा इसे। उसने उस पौधे को उठा लिया और अपने दूसरे पौधे दोस्तों के पास गई। हेलो दोस्तों, देखो तुम्हारे बीच एक नया दोस्त आया है, इसे अपने साथ प्यार से रखना। फिर उसने उस पौधे को लगाने के लिए कुदाल उठाई और उस जगह पर खोदा। जब उसने कुछ देर खोद लिया तो उसे वहां एक बक्सा मिला। अरे ये क्या, ये बक्सा यहाँ कैसे आया यहाँ? उसने वो बक्सा खोला तो देखा कि उसमें पाउडर और एक कंघी रखी है। इन दो चीजों को इस बक्से में किसने रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जब मोनिका ने इस तरह कहा तो एक बड़ा सा पेड़ बोल पड़ा, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए है मोनिका, प्रकृति तुमको उपहार दे रही है। ये सुनकर मोनिका चौंक गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्यों दे रहे हो तुम तोहफा मुझे? क्या ये सच नहीं है कि तुम हमेशा हमारा ख्याल रखती हो? हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम मुझे तोहफा दे रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। जादुई पाउडर और जादुई कंघी है ये। पाउडर को अपने शरीर पर लगाना और कंघी को सिर पर फिराना। तुम जो चाहती हो ना वो तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, ये काम अभी करो। पेड़ ने कहा। ये सुनकर मोनिका ने उस नए पौधे को लगाया और उन चीजों को लेकर घर गई। वो ड्रेसिंग रूम में गई और शीशे के सामने बैठ गई और पूरे शरीर पर उस पाउडर को लगाया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर का रंग ही बदल गया। उसका रंग गोरा हो गया, जिसे देखकर वो चौंक गई। फिर उसने कंघी ली और अपने सिर पर चढ़ाई। सिर पर कंघी कुछ देर चलाते ही पूरा सर बालों से भर गया और मोनिका बेहद खूबसूरत दिखने लगी। ये देखकर वो खुशी से झूम उठी और अपनी माँ को दिखाने के लिए दौड़ी। अपनी बेटी को इस तरह देखकर उसकी माँ भी बहुत प्रसन्न हुई।
फिर मोनिका दौड़कर अपने दोस्तों के पास गई और बोली, दोस्तों, मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। मोनिका, आज के बाद कोई परेशान नहीं करेगा। अब तुम खुशी खुशी स्कूल जाना। अगले दिन मोनिका पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल गई। जब उसकी सहेलियों ने उसे देखा तो हैरान रह गई। अब वो अपनी कक्षा की सबसे सुंदर लड़की थी और उसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। सबकी बोलती बंद थी। मोनिका अब खुश रहने लगी थी। वेंकटपुर नाम के गांव में केशवैया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास मिर्ची भाजी का एक ठेला था। वो अपना ठेला एक पेड़ के नीचे लगाता था। उसकी बनी मिर्ची भाजी बहुत स्वादिष्ट होती थी। एक दिन एक आदमी कहने लगा, अरे केशवैया, आखिर तुम अपनी मिर्ची भाजी में ऐसी क्या चीज डालते हो जो ये इतनी स्वादिष्ट बनती है? अगर तुम अपना ये ठेला किसी शहर में लगाते होते तो अब तक आसानी से एक होटल के मालिक बन चुके होते। वो आदमी केशवैया की तारीफ कर रहा था। उसकी बात पर केशवैया सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन बस थोड़ी सी ही भाजी बची, बाकी सारी बिक गई। घर लौटते हुए केशवैया को उस आदमी की बात याद आने लगी। बात तो वो आदमी सही कह रहा था। वही नहीं, हर कोई यही कहता है कि मेरी मिर्ची भाजी सबसे अच्छी होती है, तो फिर मैं शहर में अपना व्यापार क्यों नहीं शुरू कर सकता? यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया। जैसे ही घर पहुंचा, उसकी दोनों बेटियां श्रावंती और शिरीषा दौड़कर उसके पास आ गई। तब छोटी बेटी ने उससे पूछा, पापा, आज हमारे लिए क्या लाए हो? अरे, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। आज मेरे पास कुछ भजिया बची है, लेकिन आज वो खा लो, कल तुम्हारे लिए जरूर कुछ ले आऊंगा, उसने उनसे कहा और उन्हें भजिया दे दी। फिर वो अंदर चला गया और जाकर अपनी पत्नी तुलसी को भाजी का ठेला शहर में लगाने के बारे में बताया। है तो ये ख्याल अच्छा, ऐसे भी हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं जी। अगर हम शहर में बस जाएं तो हमें अच्छी आय हो सकती है, लेकिन वहाँ व्यापार करने के लिए हमें शुरू में कुछ पैसों की जरूरत होगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। साहूकार रमैया से पूछकर देखता हूँ कल। हाँ, ये ठीक रहेगा, तो कल जाकर बात करो, उसने कहा। दूसरी तरफ शिरीषा और श्रावंती केशवैया की बनाई हुई भजियों को खा रही थी। दीदी, पापा की बनाई भजिया कितने मजे की होती है ना? सच में गांव के सभी लोग हमारे पापा के पास आकर ही भजिया खाते हैं, इसीलिए जब भी उनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं कि सारी भजिया खत्म हो गई है। दीदी, मेरे लिए इसके पास एक आइडिया है। वो क्या है? शिरीषा ने अपना आइडिया उसके कान में धीरे से कह दिया। सुबह सुबह केशवैया रामैया साहूकार के पास गया और उससे कर्ज मांगा। तुम शहर में अपना व्यापार स्थापित करने के लिए मुझसे कर्ज मांग रहे हो, सही है, लेकिन अगर तुम मेरा पैसा लेकर ही भाग गए तब मैं क्या करूंगा? मेरे पास गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ है भी तो नहीं ना? हाँ केशवैया? साहूकार ने तरह तरह के बहाने बनाए और उसे कर्ज नहीं दिया और खाली हाथ लौटा दिया। मदद न मिलने पर केशवैया ने पहले की तरह पेड़ के नीचे फिर अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अच्छी आय नहीं हो पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दूसरी ओर उसकी दोनों बेटियां पेड़ के नीचे छिपकर बैठी थी और केशवैया की भजिया खाए जा रही थी। केशवैया को इस बात का पता न था। अरे, लगातार भजिया बनाकर पेटी में डाल रहा हूँ, लेकिन भर ही नहीं रही। केशवैया ने उस रात सोते समय अपनी पत्नी को पेटी न भरने की सूचना दी और अगले दिन रोज की तरह फिर पेड़ के पास ठेला लगाने चला गया। उसकी बेटियां वहां हाजिर थीं। उसकी पत्नी पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी होकर देख रही थी। तभी उनकी बेटी शिरीषा चुपचाप आई और भजिया लेने लगी। तुम ये दोनों क्या कर रही हो? चोरी करना पाप है ना? माम, चोरी नहीं कर रहे। पापा की भजिया इतनी अच्छी बनती है, लेकिन वो कभी भी हमारे लिए लेकर नहीं आते। हम तो बस भजिया खाना चाहते थे और कुछ नहीं, दोनों बहनों ने समझाया। उनकी बात सुनकर केशवैया हंस पड़ा। उन्हें छोड़ दो तुलसी। देखो बेटा, अपने पिता के बताए बिना लेना और खाना सही नहीं है। मेरे साथ ही रहो और तुमको जितना चाहिए खाओ, ठीक है ना? आइंदा ऐसा नहीं करना, चोरी नहीं करते। आप हमें अपने साथ लेकर आएंगे? सुबह जल्दी उठ जाओगी तो ले आऊंगा, उसने उनसे कहा। तब से केशवैया के साथ शिरीषा और श्रावणी भी जाने लगी। केशवैया जो भी भाजी बनाता था उसका आधा भाग वो दोनों ही खा जाती थी, तो जो ग्राहक वहाँ आते थे वो वापस लौट जाते थे।
क्योंकि भजिए बहुत कम बचते थे। कुछ ही दिनों में केशवैया की आय पर इसका असर दिखने लगा। तुमने इन दोनों को सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए इस तरह से करती है। कल से अपने साथ नहीं ले जाना। लेकिन केशवैया इस बात पर चुप रह गया। ये तो कभी अपना मुंह नहीं खोलते, इन लड़कियों को समझना चाहिए। समझ नहीं आता क्या होगा अब। वो नाराज होकर चली गई। फिर अगले दिन वो अपनी बेटियों के साथ पेड़ के नीचे अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहा था। उसने वहां बहुत सारे लोगों को जमा देखा। केशवैया एक ऐसे आदमी के पास गया जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। नरेंद्र, यहाँ इतने लोग कैसे हैं? क्या हुआ? ये तुम्हारी भजिया के लिए इकट्ठे हुए हैं। तुम्हारी दोनों बेटियों ने तुम्हारे हाथ की बनी भजिया खाते हुए ये वीडियो बनाया है। और उसने उसे वो वीडियो दिखाया। मुझे नहीं पता था तुम्हारी बेटियां इतनी स्मार्ट है। अब देखो, उन्होंने तुम्हारे व्यवसाय को कितना मशहूर बना दिया है। इस तरह नरेंद्र ने उसकी बेटियों की प्रशंसा की। केशवैया को उसकी बात सुनकर अपनी बेटियों पर बड़ा गर्व हुआ। कुछ ही समय में पेड़ के नीचे रखा उसका ठेला ही एक बड़े से होटल में बदल गया।